नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएससी इंग्लिश क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे हिंदी और हिंदी में आज पढ़ने वाले हैं खंड स के बारे में। इसके पहले हमने खंड अ ब पढ़ लिया है। आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा, जाके देख लीजिए, बहुत ही फायदा आपको उससे मिलेगा। मैंने उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी खंड स। हिंदी खंड स जो है वो क्वेश्चन नंबर 20 से प्रारंभ होता है, क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट होता है। और इस क्वेश्चन नंबर 20 में आपको मिलेगा अपठित पद्यांश। क्या मिलेगा? अपठित पद्यांश। पद्यांश मतलब कविता होती है, गद्य मतलब पाठ, पद्य मतलब कविता। तो अपठित पद्यांश मतलब कविता की कुछ पंक्तियां मिलेगी जो आपने पढ़ी नहीं होगी। हाँ, शायद आपने पढ़ी भी हो, लेकिन जो आपकी बुक में नहीं हो वो कविता आपको अपठित पद्यांश में मिलेगी। उसके बाद कुछ प्रश्न आपसे पूछ दिए जाएंगे, उस प्रश्न के उत्तर आपको इस कविता के माध्यम से लिखने होंगे। ये होगा क्वेश्चन नंबर 20। तो आज हम बात सिर्फ करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। जो खंड स है, खंड स में आगे भी क्वेश्चन है, हम उन क्वेश्चन की बात अगले वीडियो में करेंगे, किंतु आज बात करेंगे खंड स, जो अपठित गद्यांश है, अपठित पद्यांश है, उसकी बात करेंगे। अब आपको जो है दो पूछे जाएंगे। अपठित पद्यांश जो है आपको 2 पूछे जाएंगे, 2 में से 1 करना रहेगा और 1 का मार्क्स होगा 4 मार्क्स। तो ये अपठित पद्यांश जो है हो जाएगा टोटल 4 मार्क्स का। प्रश्न क्रमांक 20 कितने मार्क्स का हो जाएगा? 4 मार्क्स का हो जाएगा। देखिए, इसमें मैंने आपको एक कविता लिखी हुई है, हालांकि ये कविता आपकी मॉड्यूल पेपर थी, वही से मैंने ली हुई है ताकि आपको समझने में आसानी हो, है कि नहीं। इसके अलावा जो बाकी की कविता है हम उनको भी समझेंगे और कुछ मैंने इंपॉर्टेंट कविताएं भी दी हुई है ताकि आप उनको पढ़ के समझ सके। तो वो सब आपको देंगे हम स्लाइड में, पीडीएफ में हम आपको सब देने वाले हैं। अभी हम फिलहाल इस कविता को समझेंगे, आगे भी और कविताओं को समझेंगे। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि भाई कविता पढ़ के उस कविता के माध्यम से उत्तर कैसे निकालने हैं, ताकि हमको 4 में से 4 पूरे मार्क्स मिले। 4 में से 4 नहीं तो 3.5 तक तो मिल ही जाए, है कि नहीं। 3.5 का तो हक हमारा बनता ही है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, तो देखिए, बहुत से लोग ऐसी गलती करते हैं कि जैसे ही कविता आई, कविता को बिना पढ़े सबसे पहले आएंगे क्वेश्चंस पे, क्वेश्चंस पढ़ेंगे, फिर इसमें से आंसर ढूंढना स्टार्ट करेंगे, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। ये गलती मत करना भाई साहब, ये गलती बिल्कुल भी मत करना। ऐसी बात नहीं होती, है कि नहीं। पहले क्वेश्चंस को नहीं देखना, पहले जाके कविता को पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार तक पढ़िए, है कि नहीं। इतनी छोटी कविता पढ़ने में कितना मिनट लगेगा? मुश्किल से 1 मिनट। 3 बार पढ़ लेंगे, 3 मिनट हो गया, है कि नहीं। तो पढ़ के बाद जब पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा बहुत तो समझेगा। मान लीजिए कुछ पूरी कविता नहीं समझी, लेकिन थोड़ा मोटा एक आइडिया तो मिल जाएगा। उस आइडिया के माध्यम से आप इन प्रश्नों को लिख सकते हो, ठीक है ना। तो मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे हमको इन प्रश्नों को उत्तर को लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले हम कविता पढ़ते हैं कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। चाह नहीं कि मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। जो सुरबाला होती है, जो महिला या कन्या सज धज के तैयार होती है, उनके गहनों में, उनके बालों में गूथा जाऊं, है कि नहीं। चाह नहीं मैं प्रेमी माला के बिद प्यारी को ललचाऊं। चाह नहीं मैं प्रेमी माला मतलब प्रेमी जोड़ा, लड़की और लड़के, 2 युवक और युवती, नायक और नायिका, 2 प्रेमी जोड़ा, ठीक है ना। प्रेमी जोड़ा के बिंद प्यारी को ललचाओ। या तो प्रेमी अपनी प्रेमिका को देगा, या प्रेमिका अपने प्रेमी को देगी। क्या देगी आगे देखते हैं, है कि नहीं। चाह नहीं सम्राटों के सर पर हे हरि डाला जाऊं। जो सम्राट है, जो बड़े बड़े शासक होते हैं, राजा होते हैं, वो जब मर जाते हैं, किसी युद्ध में वीर गति प्राप्त हो जाती है, उनके सबों पर मैं डाला जाना नहीं चाहता। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊ। मुझे ऐसी कोई चाहत नहीं है कि मैं भगवान के, देवों के सिर पर चढ़ के अपने भाग्य पर इठलाऊ। मुझे तोड़ लेना बनमाली। क्या कह रहे हैं? मुझे तोड़ लेना बनमाली। बनमाली मतलब माली, जो गार्डनिंग करता है, जो फूल वूल उगाता है, खेतों में काम करता है, वो बनमाली, ठीक है। उस पथ पर देना तुम फेंक, मात्र भूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जावे वीर अनेक। क्या कह रहा है कि मुझे उस पथ पे फेंक देना जिस पथ पर मात्र भूमि पर शीश चढ़ाने जो है वीर अनेक जा रहे हो, है कि नहीं। ये कविता के माध्यम से आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि भाई बालों में कौन गूथा जाता है, प्रेमी प्रेमिकों को क्या देता है कि नहीं, देवों के सिर पे क्या चढ़ाया जाता है, सम्राटों के शवों पर क्या डाला जाता है। और यहाँ पे बनमाली से तो आपको एकदम क्लियर हो गया कि बनमाली मुझे तोड़ लेना। किसको तोड़ेगा बनमाली? तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? फूल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? फूल की। पुष्प की बात हो रही है, पुष्प की। किसकी बात हो रही है? पुष्प की, फूल की, है कि नहीं।
तो क्या कह रहे हैं कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, मुझे चाहत नहीं है कि मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। चाह नहीं मैं प्रेमी माला के बिंद प्यारी को ललचाऊं, जो प्रेमी जोड़ा है, प्रेमी माला है, उसके बिंद प्यारी को मुझे ललचाने की भी चाहत नहीं है। चाह नहीं सम्राटों के सर पर हे हरि डाला जाऊं, मुझे ऐसी भी चाहत नहीं कि मैं सम्राटों के सबों पर डाला जाऊं। हे हरि चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं, मुझे ऐसा भी कोई चाहत नहीं है कि मैं भगवानों के सिर पर चढ़ूं और अपने भाग्य पर इठलाऊं। इठलाऊं मतलब इतराना, घमंड करना, इठलाऊं ऐसी भी कोई चाहत नहीं है कि नहीं। बस मुझे बनमाली उस पथ तोड़ लेना, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मात्र भूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। अभी आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि जो कविता है ये मुश्किल 8 लाइनों की कविता। कितने लाइन की कविता? 8 लाइन की। और ये 8 लाइन कविता किसकी है पता है? माखनलाल चतुर्वेदी की। बहुत ही प्रसिद्ध कविता है माखनलाल चतुर्वेदी की कविता। इस कविता में बात हो रही है फूल की, और फूल क्या कहता है कि मुझे चाहत कोई नहीं है, मुझे बस एक ही चाहत है कि जिस पथ पर, जिस रास्ते से देश के लिए जो शहीद होने वाले सैनिक जा रहे हो, देश की रक्षा करने के लिए जो सैनिक जा रहे हो, उन सैनिकों जिस रास्ते से जा रहे हो उस रास्ते के बीच में मुझे फेंक देना, ताकि वो सैनिक मेरे ऊपर से होके गुजर सके। ये फूल कहना चाहता है। आपको मोटा मोटा आइडिया लग गया। अब हम प्रश्नों को देख लेते हैं। उपयुक्त पद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए। उचित शीर्षक मतलब ये जो कविता है 8 लाइनों की, इस कविता को आपको एक अच्छा सा नाम देना है। इस कविता को क्या देना? नाम देना है। तो पहली बात देखिए, मुझे इसमें ऐसा कोई नाम नहीं दिखा कि मैं इसको डायरेक्ट उठा के लिख सकूं, है कि नहीं। तो मैं सोचूंगा कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है? फूल की बात हो रही है, पुष्प की बात हो रही है। फूल को शुद्ध हिंदी में पुष्प कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? पुष्प की बात हो रही है। और यहाँ पे देखिए देशभक्ति हमको झलकती है। फूल के क्या झलकती है? देशभक्ति। फूल की क्या झलकती है? राष्ट्रभक्ति भी झलकती है कि मुझे तुम फेंक देना जहां से सैनिक जा रहे हो। तो फूल की यहाँ पे देशभक्ति भी झलकती है। तो हम क्या लिखेंगे? एक नाम लिख सकते हैं हम ऐसा कि पुष्प की राष्ट्रभक्ति, एक नाम ये हो सकता है। इसके बाद हम ये भी लिख सकते हैं कि फूल की देशभक्ति, फूल की देशभक्ति, फूल की देशभक्ति, ये नाम हो गए। इसके बाद ये भी लिख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे फूल क्या चाहता है कि भाई तो मैं ये सब नहीं चाहता, लेकिन मैं ये अवश्य चाहता हूं कि मुझे रास्ते पे फेंक देना जहां से सैनिक जा रहे हो। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं फूल की चाहत, फूल की चाहत। या फिर यहां पे आप लिख सकते हो कि भाई पुष्प क्या करता है? अभिलाषा करता है। पुष्प चाहता है, चाहत को अभिलाषा भी कह सकते हो। तो यहां पे लिख सकते हो पुष्प की अभिलाषा। तो देखिए मैंने एक ही कविता के 4 नाम लिख दिए और चारों नाम सही है। आप जो नाम लिखोगे वही नाम सही होगा, मतलब कोई दूसरा नाम हो सकता है। इस कविता का जो असली नाम है वो ये नाम है, पुष्प की अभिलाषा। इस कविता का असली नाम क्या है? पुष्प की अभिलाषा है। लेकिन आप कोई भी नाम लिख दो जो इस कविता से मेल खाता हो, चल जाएगा, चलेगा। कोई आपने क्या लिखा है? अपठित पद्यांश, आपने पढ़ा हुआ थोड़ी ना है, आप अपने मन से लिख रहे हो ना। तो कोई भी नाम लिखो, चल जाएगा। यहां पे घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। जो आपके मन में हो उस समय वो नाम लिख दीजिए, लेकिन हाँ इससे थोड़ा सा मैचिंग होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न देखते हैं। रेखांकित शब्द इठलाऊ का अर्थ बताइए। इठलाऊ का अर्थ क्या होता है? इठलाना। इठलाऊ मतलब इतराना। यहाँ पे देखिए ना, इठलाऊ, भाग्य पर इठलाऊ, यहाँ पे भाग्य पर इठलाऊ। इठलाऊ का शब्द क्या होता है? इतराना। क्या होता है? इतराना। या फिर बहुत ही साधारण भाषा में कहें तो घमंड करना, है कि नहीं। तो आप लिख सकते हो इठलाऊ का अर्थ इतराना होता है कि नहीं। आप ऐसा लिख सकते हो। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखते हैं। उपयुक्त काव्यांश की मूल संरचना लिखिए। काव्यांश और पद्यांश दोनों एक ही होता है। काव्य मतलब कविता, पद्यांश मतलब कविता, ठीक है ना। तो उपयुक्त काव्यांश की मूल संरचना लिखिए, मतलब इसका मूल भाव लिखिए। वास्तव में कहना क्या चाहता है? संरचना मतलब इसमें जो संरचना व्यवस्थी है, इसके जो भाव व्यवस्था है, इसका भाव लिखिए। इस कविता का मूल भाव क्या है? तो आप ऐसा लिख सकते हो कि उपयुक्त काव्यांश में पुष्प किसी सुरबाला के गहनों में गूथा नहीं जाना चाहता, न ही प्रेमी माला के बिंद प्यारी को ललचाना चाहता है, और सम्राटों के सर पर चढ़कर भी अपने भाग्य पर इठवाना नहीं चाहता, और देवों के सर पर भी चढ़कर भाग्य पर इठवाना नहीं चाहता,
और पुष्प, किंतु पुष्प ये अवश्य चाहता है कि उसको वनमाली तोड़कर उस वस्ते पर फेंक दे जिस वस्ते पर मातृभूमि पर शीत चढ़ाने के लिए वीर अनेक जा रहे हो। आप ऐसा लिख सकते हो ना, कुछ भी लिखिए, मतलब आपको एक भाव प्रकट, आपने जो समझा इस कविता से वही आपको इसमें लिखना है, ठीक है ना। तो अभी हम और भी कविताएं देखने वाले, और भी कविता को समझने वाले हैं, हम अभी देखेंगे डेस्कटॉप पे जाके, ठीक है दोस्तों। ये तो मैंने अभी आपको बताया, अभी बोर्ड पे बताया, ये वही है कि देखिए सारे प्रश्न मैंने दिए हुए ताकि आप बाद में भी इन सबको देख सको, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक और कविता लिखी है, ये भी कविता आपको जो मॉड्यूल पेपर उसी में से उठाई है मैंने, ठीक है। देखते क्या है, पहले सबसे पहले क्या करना है, आपको कविता पढ़ना है। तो फूलों की राह पुरानी है, छूलों की राह नई साथी, चुमनों के पथ पर चरणों के कितने ही चिन्ह पड़े होंगे, लालायित फिर भी चलने को कितने ही चरण खड़े होंगे, पर गैल अछूती छूलों की जो छू में वही जवानी है, जो लहू खींच कर बढ़ते हैं उनका ही कुछ वरानी है, जीवन की चाह पुरानी है मरने की चाह नहीं साथी, फूलों की राह पुरानी है छूलों की राह नहीं साथी। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आता है, इस कविता को पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आता है कि यहाँ पे बात हो रही है फूलों की, है ना, और यहाँ पे बात हो रही है छूलों की। छूल मतलब कांटे, कांटे जो होते हैं ना वो, ठीक है। फूल कोमल होते हैं, कांटे जो होते हैं कांटेदार होते हैं, है कि नहीं। तो फूलों और छूलों की बात हो रही है, इन दोनों के बीच में क्या हो रही है, कंपैरिजन हो रही है, तुलना हो रही है, मानव से संबंधित, है कि नहीं। तो यही है। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं हम, क्या है कि उपयुक्त गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए। क्या है कि उपयुक्त गद्यांश को क्या देना है, हमको शीर्षक देना है। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है फूलों की, और यहाँ पे बात क्या हो रही है, सूलों की। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि फूल और सूल, ऐसा देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है फूल और छूल, है कि नहीं, ऐसा लिख सकते हो। दूसरा क्या, देखिए यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ है, छूलों की राह पुरानी है, छूलों की राह नई साथी। तो आप ऐसे लिख सकते हो पुरानी एवं नई राह, है कि नहीं। यहाँ पे बात किसकी थी, राह आया ना, है कि नहीं। यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो फूलों और छूलों की राह, जो आपको पसंद है कि नहीं। आप अपने मन से बनाइए, बुक में या कहीं और क्या इसका असली शीर्षक क्या है उसके चक्कर में मत पड़िए, आपको जो समझ में आता है वही आपको लिखना है। वैसे आपको बता दूं इसका जो असली शीर्षक है वो ये है, क्या कि पुरानी एवं नई राह, ये इसका असली शीर्षक है इस कविता का, ठीक है ना। अभी हम अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न क्या है, कौन सी राह अछूती रह जाती है। हालांकि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कोई दूसरा होगा, मतलब बड़ा दूसरा, मतलब क्या कह सकते हो कि एक अलग टाइप का डिफाइंड आंसर होगा। लेकिन भाई मैं तो पहली बार एग्जाम में लिख रहा हूँ, तो मुझे तो इतना कविता के बारे में पता नहीं है, मुझे जो समझ में आए वही मैं लिखूंगा ना। इसीलिए मैंने देखिए यहाँ पे अलग सा लिखा है कि फूलों की राह अछूती रह जाती है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आया है अछूती, अछूती शब्द आया, तो गैल अछूती छूलों की, मतलब जो गैल है वो अछूती छूलों की हो जाती है, मतलब गैर अछूती छूलों की। तो भाई फूलों की राह कैसी हो जाती है, अछूती। भाई देखो छूलों में तो अछूती रहती नहीं है क्योंकि गैल आया सामने, लेकिन अछूती किस में रहेगी, फूलों में रहेगी। तो कौन सी राह अछूती रह जाती है, तो फूलों की राह अछूती रह जाती है, ये मैंने लिख दिया। हालांकि इसमें जो आंसर है वो बड़ा ही अलग टाइप से आपकी बुक में, आपकी जो गाइड है, आपकी जो संजीव पासबुक उसमें अलग से दिया हुआ है, अलग सा दिया हुआ है, लेकिन मुझे अभी इस समय ये समझ में आया इसलिए मैंने ये लिखा, है कि नहीं। आपको एग्जाम में ये नहीं देखना बैठ जाना है कि इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा, आपको उसमें जो समझ में आता है, आपको लगता है ये सही होगा वही लिखिए, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए तीसरा प्रश्न क्या है कि कौन सी राह को नहीं माना गया है और क्यों माना गया, मतलब कौन सी राह को नई राह माना गया है और क्यों माना गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि छूलों की राह को नहीं माना गया, यहाँ पे लिखिए ना छूलों की राह नई साथी, है कि नहीं, लिखा है ना यहाँ पे, हाँ। और यहाँ पे देखिए छूलों की राह नई साथी क्यों माना गया है, क्योंकि छूलों की राह संघर्ष और साहस की राह है। देखिए छूल जो है ना वो क्या क्या संघर्ष, एक तो होता है फूलों पे चढ़ के जाना, आसानी से पहुंच जाएंगे, मतलब बड़े कोमल होते हैं। छूल जो होते हैं वो बड़े संघर्ष, बड़े कष्ट देते हैं, उसमें साहस चाहिए, कांटों पर चलने के लिए क्या चाहिए, साहस चाहिए। तो छूलों की राह कैसी है, संघर्ष और साहस की राह है कि नहीं। आगे बढ़ते हम, अभी एक और मैंने कविता ली है, इस कविता देखते क्या है कि भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ, भाई पवन जरा इस आदमी को हिलाओ, यह आदमी जो सोया पड़ा है, जो सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है, वक्त पर जगाओ नहीं तो जब बेवक्त जागेगा यह, तो हो जो आगे निकल गए हैं उन्हें पाने घबरा कर भागेगा यह, घबरा के भागना अलग है, क्षिप्र गति अलग है, क्षिप्र तो वह है जो सही क्षण में सजग है, सूरज
इसे जगाओ, पवन इसे जगाओ। तो यहाँ पे किसको जगाने की बात हो रही है? आदमी को जगाने की बात हो रही है कि उठो, कुछ काम करो। देखो तुम्हारे सामने से कितने लोग निकल गए, कितने आगे बढ़ गए हैं। तो बात इस कविता का सारांश क्या है, आप समझे इस कविता से आप क्या समझोगे कि यहाँ पे भाई जो कवि है वो सूरज से कह रहा है, पवन हवा से कह रहा है कि भाई जो आदमी सोया पड़ा है, जो आलसी आदमी है, उसको जगाओ और इसको कहो कि भाई जो दूसरे लोग हैं उनके साथ चलो, कदम से कदम मिला के चलो। ये बात है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है इसके। कविता में कैसे आदमी को जगाने की बात की गई है? क्या कविता में कैसे आदमी को जगाने की बात की गई है? तो जो आदमी सोया पड़ा है, देखिए यहाँ पे पहले क्या, जो आदमी सोया पड़ा है कि भाई सूरज जरा इसे जगाओ, मतलब सोया हुआ आदमी है ना। तो पहले जो आदमी सोया पड़ा है, जो सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है। देखिए क्या यहाँ पे लिखा है, जो सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है, वक्त पर इसे जगाओ। तो किसे जगाने की बात हो रही है? जो आदमी सोया पड़ा है, सच से बेखबर जो खोया पड़ा है, उसको जगाने की बात यहाँ पे हो रही है। आदमी को वक्त पर जगाना क्यों आवश्यक है? भाई आदमी को वक्त पर जगाना क्यों आवश्यक है कि नहीं? तो आदमी को वक्त पर जगाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि वो अपना काम ठीक से कर सके और आगे बढ़ सके। यहाँ पे लिखा है ना, देखिए वक्त पर जगाओ, नहीं तो जब बेवक्त जागेगा। मतलब वक्त पर जगाओ, नहीं तो जब बेवक्त जाग गया तो जो आगे निकल गए हैं उन्हें पाने घबरा कर भागेगा। फिर कि भाई जो इससे आगे निकल गए उनको पाने के लिए वो भागेगा, जल्दबाजी करेगा, तो उससे वो चीज़ नहीं मिलेगी ना, है कि नहीं? यही बात यहाँ पे हो रही है। तो आदमी को वक्त पर जगाना क्यों आवश्यक है? क्योंकि वो अपना काम ठीक से कर सके और सबके साथ आगे बढ़ सके, इसीलिए इसको वक्त पर जगाना आवश्यक है। इसका आप आंसर अलग ढंग से भी लिख सकते हो, वेल डिफाइंड आप इसका आंसर लिख सकते हो, कोई बात नहीं, है कि नहीं? घबरा के भागने व क्षिप्र गति में क्या अंतर? क्षिप्र गति मतलब सही से आगे बढ़ना, है कि नहीं? सही से आगे बढ़ना। एक तो होता है घबरा के जल्दबाजी में भागना, और क्षिप्र मतलब सही से सोच समझ के आगे बढ़ना, जो वो गति होती है कि नहीं? तो क्षिप्र गति में तो वह है, क्या देखिए यहाँ पे लिखा है ना, क्षिप्र गति तो वह है जो सही क्षण में सजग है कि नहीं? तो क्षिप्र गति तो वह है जो सही क्षण में सजग है। मैंने ये लाइन यहाँ पे उठा के लिख दी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्षिप्र गति तो वह है जो सही वक्त पर साथ चलती हो या सही वक्त पर एकदम सजग हो, वो क्षिप्र गति है। आप मैंने ऐसा का ऐसा लिख दिया, आप कोई भी लिख सकते हो ना, मतलब आप उससे रिलेटेड लिखिए, कोई भी मतलब उससे रिलेटेड लिखिए, लेकिन मुझे ये लाइन लगी, मैंने यही लाइन लिख दी। देखिए आगे क्या है, घबरा कर भाग। अभी पहले हमको क्षिप्र गति में क्या अंतर है, घबरा के भागने में क्या अंतर, दोनों में अंतर बताना था। तो मैंने पहले क्षिप्र गति बता दिया क्या है, दूसरा क्या है, घबरा कर भागने में तो असावधानी है। भाई घबरा के भागो तो कुछ ना कुछ नुकसान हो जाएगा, असावधानी तो होगी, है कि नहीं? इसके बाद एक और कविता मैंने यहाँ पे ली है, यही कविता बहुत ही फेमस कविता है, महाकवि निराला की, उनकी कविता है। मुझे लगा कि ये कविता आपको शायद एग्जाम पूछ सकता है, इसी कारण से मैंने ये कविता आपको पूछी, मतलब दी है। आप इसको भी आप कोशिश कीजिए हल करने की। क्या कविता है? वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। आज जो इलाहाबाद है वो अभी प्रयागराज बन गया है, आपको पता होगा, है कि नहीं? तो वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भव बदा यौवन, नत नयन प्रिय कर्मरत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बाब बाब प्रहार, सामने तब मालिका अंटार्कटिका प्राकार। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, रूई जो जलती हुई भू, गर्द चिंगनी छा गई, प्राय हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। ये कविता है। इस कविता का आधार पर मैंने ये प्रश्न पूछे, क्या देखिए क्या है कि नारी कहाँ पत्थर तोड़ती है, कहाँ नारी कहाँ पत्थर तोड़ती है? तो नारी इलाहाबाद के पथ पर पत्थर तोड़ती है। कविता के अनुरूप नारी का चित्रण कीजिए। भाई कविता में नारी को कैसा दर्शाया गया उसको चित्रण कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, श्याम तन भरा बदन यौवन, नत नयन प्रिय कर्मरत मन, है कि नहीं? और गुरु हथौड़ा हाथ में है और बाबा क्या कर रही है, प्रहार कर रही। तो ये मैंने लिखा है कि उसका तन सांवला था, वह भरे यौवन में थी, आंखें नीचे थी और काम में तत्पर थी, बड़ा हथौड़ा हाथ में लिए प्रहार करते हुए पत्थर को तोड़ रही थी। यही मैंने यहाँ पे लिखा है। अभी तीसरा प्रश्न क्या है, कविता को उचित शीर्षक दीजिए। आप इसको कविता कोई भी शीर्षक दे सकते हो, जैसे कि इलाहाबाद के पथ पर। बात किसकी हुई? इलाहाबाद के पथ की तो बात हो रही है ना। इसके बाद क्या, पत्थर तोड़ने वाली। यहाँ पे एक महिला की बात हो रही है जो पत्थर तोड़ रही है। तीसरा इसको क्या टाइटल दिया है, वह तोड़ती पत्थर। तो तीनों टाइटल अपने हिसाब से सही है, आप लिखिए।
लेकिन इसका जो महाकवि निराला ने जो कविता लिखी है ये वह तोड़ती पत्थर, इस कविता का असली टाइटल तो यही है, वह तोड़ती पत्थर, यही इसका असली टाइटल है। मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है शिक्षक। आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने आपको 4 कविताएं सॉल्व करवाई, मतलब मैंने आपको 4 कविता हल करके बताया कैसे आपको आंसर लिखना है। अभी आगे की जो 5 कविता है ये देखिए, पहली कविता हो गई ओ बदनसीब अंधो कमजोर अभागो, ये सब आपको करनी। देखिए ये दूसरी कविता हो गई, ये तीसरी कविता हो गई, ये चौथी कविता हो गई, ये 5वीं कविता हो गई। ये 5 कविता आपको करनी है, 4 कविता मैंने आपको बता दी, टोटल 9 कविताएं मैंने आपको बताई है। और ये 9 की 9 कविता देखिए, 9 में से जो 2 कविता थी वो तो आपको मॉड्यूल पेपर में थी, बाकी की जो 7 कविता है वो मैंने पुराने वाले पेपर से जो कुछ इंपॉर्टेंट थी वो मैंने उठाई है, जो कुछ अपने मन से 1-2 कविता इसमें डाल दी है। तो ये आपको सबकी सॉल्व करनी है, आपको समझना है, प्रैक्टिस करने के आंसर कैसे निकालने हैं। अगर आपको ये जो 5 कविता इनमें से आपको कोई भी किसी का भी अगर आंसर न मिले, न समझ में आए कोई भी, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे नीचे है वहाँ से भी आप पूछ सकते हो, हम आपके लिए बैठे आपको अवश्य ही बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, पूरे 4 मार्क्स इससे आपको मिलने वाले हैं, तो आप इसकी प्रैक्टिस करते जाइए, अवश्य ही इसको आपको 4 मार्क्स मिलेंगे बिना पढ़े। और हाँ, कोई भी डाउट हो आप टेलीग्राम पे पूछिए, कमेंट में पूछिए, मैं आपके सभी डाउटों का उत्तर देने वाला हूं, जवाब देने वाला हूं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।